प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक है। कैसी टेक्निक है? सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक है। तो एक बार मैं आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको आज वाला ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए। मेजेल्सन एंड स्टेल्स एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट टाइम किया था। तो देखिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरिया लिया। क्या लिया? बैक्टीरिया, ध्यान समझना। तो बैक्टीरिया कौन सा था? इकोलाई। कौन सा था? इकोलाई। इकोलाई को सबसे पहले उन्होंने एक कल्चर के अंदर ग्रो किया। वो कल्चर किसका था? अमोनियम क्लोराइड का था। किसका था? अमोनियम क्लोराइड। और ये जो अमोनियम क्लोराइड का कल्चर था, इन्होंने उसमें क्या करा, नाइट्रोजन के N15 यानी कि इसका जो हैवी आइसोटोप है इसको रेडियोएक्टिव करा। इसको क्या करा? रेडियोएक्टिव। और इस कल्चर के अंदर किसको डाल दिया? बैक्टीरिया को। किसको डाल दिया? ऑब्वियसली जब बैक्टीरिया को इसके अंदर ग्रो कराया जाएगा तो बैक्टीरिया के डीएनए में ये N15 जो हैवी आइसोटोप है वो उसको इनटेक कर लेगा। क्या कर लेगा? इनटेक। और जब बैक्टीरिया के डीएनए को बाहर निकाला जाएगा तो उसके दोनों स्ट्रैंड्स में क्या पाया जाएगा? उसके दोनों स्ट्रैंड्स में N15 का क्या पाया जाएगा? आइसोटोप। ये बात समझ में आई? तो ये बेसिकली क्या किया, हमने N15 के कल्चर में बैक्टीरिया की कल्चरिंग कराई और उसके दोनों स्ट्रैंड्स में हमें क्या देखने को मिला? N15। क्या देखने को मिला? फिर इसको क्या करा, हमने डाला था N14 के कल्चर में। ये इसका लाइट आइसोटोप था। कैसा था? लाइट। मतलब इसी बैक्टीरिया को किसमें डाला? N14 के कल्चर में हमने डाला। तो वहां पे ये देखा कि जब इसको N14 के कल्चर में डाला जाएगा तो डीएनए दोबारा से बनना शुरू होगा। तो बेसिकली जब वो दोबारा बन रहा है तो डीएनए की क्या हो रही है? रेप्लिकेशन। क्या हो रही है? रेप्लिकेशन। ठीक बात। तो रेप्लिकेशन के दौरान क्या हुआ कि पहले ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए। ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हुए? सेपरेट। ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हुए? सेपरेट। तो हम ये मान के चलते हैं कि N14 के लिए हम ग्रीन कलर दे देते हैं। तो जब सेपरेशन होगी, अब जो नया वाला डीएनए आएगा वो 15 का आएगा कि 14 का आएगा? वो 14 का आएगा, क्योंकि हमने 15 को किसके कल्चर में डाला है? 14 के। तो ये इसमें कौन सा आ गया? न्यू स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड आ गया? ये वाला N15 और ये वाला N14। ये 15, ये 14। फिर दोबारा से ये कितने मिनट के लिए डाला? 20 मिनट। फिर दोबारा से इसको 20 मिनट के लिए दोबारा से डाला। दोबारा से कौन से कल्चर में डाला? N14। कौन से कल्चर में डाला? N14। तो ये दोनों स्ट्रैंड फिर से सेपरेट होंगे। पहले ये रेड वाला सेपरेट हुआ, फिर ये ग्रीन वाला सेपरेट होगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए जो न्यू स्ट्रैंड आएगा वो रेड का आएगा कि ग्रीन का आएगा? क्योंकि N14 का कल्चर है तो अब ग्रीन का आएगा। तो इसके साथ ग्रीन का आ गया, इसके साथ ग्रीन का आ गया, मतलब N14 आ गया। तो ये कौन सा है? N14, N15, 14, 14, 14, 15, 14 एंड 14। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है वो 50% अपने आप को क्या कर रहा है? प्रिजर्व, यानी कि कंजर्व कर रहा है। क्या कर रहा है? कंजर्व कर रहा है। यहां पे N15 कितना था? 100%। कितना था? अब फर्स्ट जनरेशन के बाद कितना रह गया? 50%। कितना रह गया? सेकेंड जनरेशन के बाद कितना रह गया? 25%। कितना रह गया? तो एनसीईआरटी ने क्या पूछा है कि 80 मिनट्स के बाद कितना होगा? बताइए जरा। तो 60 मिनट्स के बाद 12.5, 80 मिनट्स के बाद 6.25। ये मतलब हाफ हाफ होता ही जा रहा है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये था मेजेल्सन एंड स्टेल्स एक्सपेरिमेंट जो इस बात को प्रूव करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक है। कैसी है? ठीक है। तो आज हम करेंगे उसका ओरिजिनल प्रोसेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ढेर सारे यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक बात? चलिए, तो अब हम आते हैं मेन प्रोसेस पे। तो डीएनए रेप्लिकेशन की अगर बात करी जाए तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या पहले आपने सुनना है सबने, उसके बाद इसको हम बाद में लिखेंगे। तो सुनिए जरा। तो डीएनए रेप्लिकेशन जैसे कि मैंने क्या बताया, इट इज द कॉपिंग ऑफ डीएनए। इट इज द कॉपिंग ऑफ डीएनए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसकी लोकेशन। क्या है इसकी? लोकेशन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में लोकेशन यहाँ पे लिख देते हैं, इसे बाद में लिखा होगा लोकेशन। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये कहाँ पे होगी बेटा? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होगी? और यूकैरियोटिक सेल में कहाँ होगी?
न्यूक्लियस में, ये लोकेशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, बात समझ में आ गई? तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होगी क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर होगी। इज दैट क्लियर? ये बता दें लोकेशन। अब कब होती है, फेज कौन सा वाला है? तो यूकैरियोटिक सेल में क्योंकि प्रॉपर सेल डिवीजन होता है और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए स्पेशल फेज है सेल साइकिल के दौरान, वो कौन सा बेटा? एस फेज। कौन सा वाला है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर सेल डिवीजन आई मीन सेल साइकिल नहीं होता है, तो वहां पे 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी ये बात लिखी है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन से जस्ट पहले होती है। तो हमने क्या लिखा है, जस्ट बिफोर सेल डिवीजन, क्योंकि वहां पे सेल साइकिल नहीं होता है। तो दो चीजें समझ में आ गई, तो 4 एमसीक्यू बन गए हमारे। पहला लोकेशन बेस, दूसरा आ गया कब होती है, फेज कौन सा है। इज दैट क्लियर? अब जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स रेप्लिकेशन में हिस्सा लेंगे। ये अभी हमने आपको किसमें बताया, मजिल्सन एंड स्टिल्स एक्सपेरिमेंट में, कि जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा ये दोनों स्ट्रैंड्स पहले सेपरेट होंगे। क्या होंगे? सेपरेट। फिर इन स्ट्रैंड के साथ क्या आएगा, एक नया स्ट्रैंड जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? एक नया स्ट्रैंड। और इन स्ट्रैंड को क्या बोला जाएगा? पेरेंटल स्ट्रैंड। क्या बोला जाएगा? और ये वाले कौन से होंगे? न्यू स्ट्रैंड्स। ये वाले कौन से होंगे? न्यू स्ट्रैंड। यहां तक समझ में आ गया? अब अगला पॉइंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है, तो ध्यान से देखिए। तो जब हम बेटा आपको डीएनए की पैकिंग के बारे में बताया था, मैंने किसके बारे में बताया था? डीएनए की पैकिंग। तो वहां पे क्या बताया था कि जो ह्यूमन डीएनए है इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स विच इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 7 फीट। कितना है? तो जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा, क्या करेगा? तो आपको क्या लगता है कि वो पूरा का पूरा एक ही बार में रेप्लिकेट कर जाएगा? नहीं। डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा तो जैसे एज्यूम करिए, सपोज करिए, बेटा समझना इंपॉर्टेंट है, ये डीएनए आ गया। ये क्या आ गया? ये डीएनए आ गया। क्या आ गया? ये सपोज कर लो ये 2.2 मीटर का डीएनए है। कितने मीटर का डीएनए है? ये 2.2 मीटर का डीएनए है। ठीक बात। अब ये सारा का सारा डीएनए एक ही बार में रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको पूरा का पूरा खुलना पड़ेगा सेल के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो छोटे छोटे हिस्सों में होगी। क्या होगी? छोटे छोटे हिस्सों में होगी। पहले सपोज करिए इतना सा डीएनए रेप्लिकेट करेगा, फिर इतना सा डीएनए रेप्लिकेट करेगा, फिर इतना रेप्लिकेट करेगा। ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डीएनए क्या करेगा? रेप्लिकेट। क्या करेगा? अब ये जो छोटे छोटे हिस्से बने हैं, इन हिस्सों को कहा जाता है रेप्लिकॉन्स। क्या कहा जाता है? इन हिस्सों को क्या कहा जाता है? रेप्लिकॉन्स। तो डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स बनेंगे, किसके लिए? रेप्लिकेशन के लिए। किसके लिए? रेप्लिकेशन के लिए। उन्हें कहा जाएगा रेप्लिकॉन्स। क्या कहा जाएगा? ये बात समझ में आई? अब आगे देखिए। अब मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन करता हूं। सो हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा ये वाला रेप्लिकॉन है, कि हम इसकी रेप्लिकेशन करवा रहे हैं। ठीक है, बाकी को बाद में देखते हैं। ये हमारा रेप्लिकॉन है, ठीक है, जिसको जहां पे हमें क्या करना है? डीएनए की रेप्लिकेशन करानी है। डीएनए की क्या करनी है? रेप्लिकेशन। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो ये ओपन होगा, हमें इस डीएनए को क्या करना पड़ेगा? ओपन। तो आप मुझे बताइए डीएनए कहां से ओपन करेगा? यहां से ओपन करेगा, यहां से ओपन करेगा, या कहीं सेंटर से ओपन करेगा? बताइए, आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है, जो अभी तक आपको जितनी नॉलेज है? देखिए और ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। बताइए, डीएनए यहां से ओपन करेगा, यहां से ओपन करेगा, या कहीं और से? और क्या बचा? सेंटर ही हो गया। बताइए आपको क्या लगता है? मतलब आपको क्या लगता है? कुछ बच्चों को लगता होगा साइड से हो रहा है, मतलब किसी भी साइड से हो सकता है। कुछ को लग रहा होगा सेंटर से हो रहा है। तो सबसे पहली बात, रेप्लिकॉन के अंदर अगर हम एक रेप्लिकॉन की बात करें, किसकी बात करें बेटा? तो देखिए रेप्लिकॉन में एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। बेटा ध्यान से समझना, रेप्लिकॉन के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी, पोजीशन होगी, जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। इस पॉइंट को कहा जाता है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहा जाता है इसे क्या कहा जाएगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर लिखने का काम करेंगे। ये क्या है?
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि यहां से डीएनए रेप्लिकेट करना शुरू करेगा। तो दिमाग लगाओ, अगर इस रेप्लिकॉन में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सेंटर में है, ये पोजीशन क्या है, सेंटर में है, तो डीएनए यहां से खुलना चाहिए, यहां से या सेंटर से? डीएनए सेंटर से खुलेगा। कहां से खुलेगा? जब डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो इसके एंड पॉइंट्स हैं इसे कहा जाता है टर्मिनस। क्या कहा जाता है? या इसको टर्मिनल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्मिनल्स। बेटा ध्यान से समझना, फिर से कह रहा हूं। तो एक रेप्लिकॉन, तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि एक रेप्लिकॉन में बताइए कितने ओआरआई हैं? ओआरआई कितने हैं? एक। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ही होगा। और टर्मिनस कितने हैं? टर्मिनस कितने होंगे? दो। ये बात समझ में आई आपको? टर्मिनस कितने होंगे? दो। यहां तक बात क्लियर है? यानी कि एक रेप्लिकॉन में एक ओआरआई यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा और दो क्या होंगे? टर्मिनस। दो क्या होंगे? टर्मिनस। फिर क्या होगा? जो डीएनए है वो कहां से ओपन होना शुरू होगा? सेंटर से। अरे कहां से ओपन होना शुरू होगा? ये ध्यान से देखिए, तो डीएनए जो है ये सेंटर से ओपन होना शुरू होगा। जब ये सेंटर से ओपन होगा तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ध्यान से देखना, ये देखो, हमने डीएनए को क्या कर दिया? सेंटर से ओपन कर दिया। ये क्या था? व्हाट वाज दिस? ये ओआरआई था। ये क्या था? तो हमने डीएनए को क्या कर दिया? सेंटर से ओपन कर दिया। ध्यान समझना, डीएनए को सेंटर से क्या कर दिया? ओपन। सेंटर से क्या कर दिया? ओपन कर दिया। जब इसको हमने सेंटर से ओपन कर दिया, क्या कर दिया? ओपन कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक स्ट्रक्चर आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है और एक स्ट्रक्चर इस तरफ दिखाई दे रहा है। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना है, अगर मैं इसको आधा करके बनाऊं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान से देखना, बेटा। बड़ा हो गया, आधा ऐसा हो गया और आधा कैसा हो गया? सही है, आधा ऐसा हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे कहा जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या कहा जाता है? तो आप मुझे बताइए, एक रेप्लिकॉन में कितने रेप्लिकेशन फॉर्क होंगे? दो। कितने होंगे? अब जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए क्या करेगा? तो वो इस तरफ भी करेगा और इस तरफ भी करेगा। दोनों दिशाओं में डीएनए क्या करेगा? रेप्लिकेट। तो एनसीईआरटी में जो डायग्राम बनी है वो एक ही रेप्लिकेशन फॉर्क की क्या बनी है? डायग्राम बनी हुई है। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए बच्चे सोचते हैं कि जब डीएनए ओपन कर रहा है तो वो यहां से कर रहा है। डीएनए यहां से ओपन नहीं होता है। डीएनए कहां से ओपन होता है? सेंटर से। जहां से वो ओपन होगा उसे क्या बोला जाएगा? ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जब डीएनए ओपन हो जाएगा तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लेफ्ट साइड या मेरी राइट साइड भी डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है और लेफ्ट साइड भी क्या हो रही है? डीएनए रेप्लिकेशन। जैसी राइट साइड हो रही है वैसे ही लेफ्ट साइड हो रही है। तो हम एक तरफ की समझेंगे, दूसरी तरफ भी वैसे ही होगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो डीएनए रेप्लिकेशन के ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम सीधा प्रोसेस पढ़ना शुरू कर देते हैं तो फिर ये बातें हमें दिमाग में नहीं आती हैं। तो अब देखिए, अब जो मेन कहानी की स्टोरी है, ध्यान से देखना बेटा। तो देखिए जरा ध्यान से, तो क्या बोला है? ड्यूरिंग, ध्यान सुनिए जरा, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन बोथ स्ट्रैंड्स टेक प्लेस इन रेप्लिकेशन। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेशन में हिस्सा लेंगे, विच गाइड सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। तो जहां पे डीएनए जो डीएनए का पुराना स्टैंड होगा उसको पेरेंटल या उसे टेम्पलेट स्टैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेम्पलेट स्टैंड। अब ये पूरा का पूरा डीएनए है और डीएनए जैसा कि मैंने क्या बताया कि सेगमेंट्स में क्या करेगा? रेप्लिकेट। इन सेगमेंट्स को क्या कहा जाएगा? रेप्लिकॉन्स। अरे क्या कहा जाएगा? इज दैट क्लियर? तो segment of DNA where independent event of replication takes place. Is that clear? तो फिर से मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं कि बेटा पूरा का पूरा डीएनए एक बार में नहीं खुल सकता है। तो डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है? सेगमेंट्स में। उन सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है? रेप्लिकॉन्स। क्या कहा जाता है? रेप्लिकॉन्स। अब आगे देख लेते हैं पहले। अब आगे देखिए जरा। अब सो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेप्लिकॉन, जिसे क्या कहा जाएगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ओरिजिन क्या है? इट इज द प्लेस और द सीक्वेंस वेयर डीएनए गेट्स ओपन। और इसकी पोजीशन कहां होगी? सेंटर में। पोजीशन कहां होगी? सेंटर में। तो जब बेटा ये सेंटर से ओपन होगा, सेंटर से क्या होगा? तो जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन खत्म होगी इसे क्या कहा जाएगा? टर्मिनस। अरे क्या कहा जाएगा? तो आप मुझे बताइए,
एक रेप्लिकॉन में कितने ओरिजिन होंगे? एक। टर्मिनल्स कितने होंगे? दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के। बात समझ में आ गई आपको? अब जब डीएनए यहां से ओपन करेगा तो जैसी रेप्लिकेशन इधर होगी वैसी रेप्लिकेशन उधर होगी। तो जब ओरिजिन से रेप्लिकेशन होना शुरू होगी तो डीएनए के कितने हिस्से बन जाएंगे? दो। हर एक हिस्से को क्या कहा जाएगा? रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या कहा जाएगा? रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक रेप्लिकॉन में कितने रेप्लिकेशन फॉर्क होंगे? दो। कितने होंगे? दो। दीज आर द बेसिक्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। दीज आर द बेसिक्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बात समझ में आ गई? अब आप इसको लिखना स्टार्ट करें। मैं आपको पहली स्लाइड के लिए पूरे 3 मिनट दूंगा, जल्दी करिए, 3 मिनट ओनली। मानसी मैम लिख लें, नन्या आप भी लिखो। अलीशा बहुत बातें करती है। अक्षता जी लिख लीजिए। हाँ जी लिखिए। और ये जो फोन वाले हैं अपना फोन जरा
तो अब हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का फोर्थ कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। तो क्या क्या चीज़ें बताई अभी तक मैंने आपको कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए सेगमेंट्स में रेप्लिकेट करेगा जिनको रेप्लिकॉन्स कहा जाएगा, और वो जो रेप्लिकॉन होगा उसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, दो उसमें रेप्लिकेशन फॉर्क होंगे और दो टर्मिनस पॉइंट होंगे। बात समझ में आ गई। अब जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है, तो ऑब्वियसली जब हमने ये देखा कि डीएनए जब ओरिजिन से ओपन कर रहा है और हमारे पास रेप्लिकेशन जो है वो दोनों डायरेक्शन में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? लेफ्ट साइड भी हो रही है, राइट साइड भी हो रही है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? इट इज बाय डायरेक्शनल। वो राइट साइड भी होगा, लेफ्ट साइड भी होगा। जैसे कि जो हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क था वो कुछ ऐसे था, तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड भी हो रही है और राइट साइड भी हो रही है। बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या हमें चीजें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या मतलब किन किन चीजों का हमें रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे पहले तो हमें डीएनए चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? डीएनए। अब थोड़ा दिमाग लगाते जाना। सबसे पहले तो हमें डीएनए चाहिए। क्या चाहिए? अब जब वो डीएनए ओपन करेगा, डीएनए क्या करेगा? ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली चीज तो हमें चाहिए डीएनए। क्या चाहिए? तो ये आ गया डीएनए। क्या आ गया? डीएनए। जब ये डीएनए ओपन करेगा, क्या करेगा बेटा? ओपन करेगा, तो इनके जो बेस पेयरिंग है ये एक दूसरे से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। जैसे ए के साथ टी है, सी के साथ जी है, सी के साथ जी है। अब मुझे इस स्ट्रैंड के साथ न्यू स्ट्रैंड जोड़ना पड़ेगा। इधर देखो, जब मैं इस स्ट्रैंड के साथ नया स्ट्रैंड जोड़ूंगा तो ए के साथ अटैच करने के लिए मुझे क्या चाहिए? टी। अरे क्या चाहिए? टी। और टी बेसिकली क्या है? टी क्या है? थायमिन। और थायमिन बेसिकली क्या अकेला आएगा? वो अपने साथ शुगर को भी लेके आएगा और फॉस्फेट को भी लेके आएगा। और जब शुगर नाइट्रोजनस बेस प्लस उसके साथ क्या हो? फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो ऑब्वियसली हमारा जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहला तो डीएनए है, उसके बाद जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। और कौन से वाले? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्या लिखे देखो? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मतलब नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस क्या चाहिए? फॉस्फेट। लेकिन कितने? 3। कितने चाहिए? अब क्योंकि डीएनए में क्या क्या है? ए टी सी एन जी। तो सबसे पहले हमें चाहिए डीऑक्सी राइबो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। इज दैट क्लियर? तो हमने तो ये देखा था कि जब हमने मतलब न्यूक्लियोटाइड बनाया था, क्या बनाया था? तो वहां पे तो हमने एक ही फॉस्फेट जोड़ा था, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 3। यहाँ पे कितने हैं? 3। तो उस समय मैंने आपको क्या बात बताई थी कि एटीपी के अंदर जो एनर्जी होती है वो कहां पे स्टोर्ड होती है? वो स्टोर्ड होती है फॉस्फेट बॉन्ड के अंदर। किसके अंदर बेटा? ऑब्वियसली, क्योंकि बेटा जब ए के साथ, देखना जरा ध्यान से, जब ए के साथ टी जुड़ेगा तो जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ना। जोड़ने के लिए क्या चाहिए? वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेंगे? ये फॉस्फेट। कौन प्रोवाइड करेंगे? फॉस्फेट। ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और ये जाके डीएनए के साथ क्या कर जाएगा? कंबाइन। क्या कर जाएगा? कंबाइन। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स, जो डीएनए में किसका काम करते हैं? रेप्लिकेशन में एज अ सबस्ट्रेट। किसका काम करते हैं? किसका काम करते हैं? सबस्ट्रेट। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे पास एक सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट के ऊपर एक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम। अरे क्या चाहिए? तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो हमारे पास एंजाइम है वो क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। अरे क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए से डीएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से आरएनए बनाता है। क्या बनाता है? बात समझ में आ गई? तो हमारे पास यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है बेटा? डीएनए पॉलीमरेज। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड का यूज करा है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन है, ये डीएनए डिपेंडेंट। क्या है ये? डीएनए डिपेंडेंट, ध्यान सुनो बेटा, डीएनए पॉलीमरेज प्रोसेस है। कैसा है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कह लीजिए या प्रोसेस। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए? डीएनए। और हमें क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा तो क्या बोलोगे?
ट्रांसक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट क्या है? डीएनए, तो वो होगा डीएनए डिपेंडेंट, आगे आगे बोलो। ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इज दैट क्लियर? और ट्रांसलेशन के लिए क्या होगा? दिमाग लगाओ। आरएनए डिपेंडेंट। क्या होगा? आरएनए डिपेंडेंट। बात समझ में आ गई आपको? अब बात करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो दिमाग लगाओ, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल क्या होगा? क्योंकि रेप्लिकेशन के समय डीएनए का नया स्ट्रैंड जुड़ेगा, तो नया स्ट्रैंड तभी जुड़ेगा जब डीएनए में क्या होती है? बेस पेयरिंग। अरे क्या होती है बेटा? तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अरे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब अगर डायरेक्शन की बात करें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझो, डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या है, इसको ध्यान समझना है। तो सपोज कर लीजिए ये हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, ये मान लीजिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। ये हमारे पास एक डीएनए है। जब बेटा यहाँ पे न्यू डीएनए जुड़ेगा, इन स्ट्रैंड्स के साथ जब न्यू डीएनए जुड़ेगा तो वो इस तरफ से जुड़ेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? 5 प्राइम से 3 प्राइम। कहाँ होगी बेटा? इज दैट क्लियर? उसकी डायरेक्शन क्या होगी? 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है? तो डीएनए रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लेकिन ये कौन सा वाला है? न्यू स्ट्रैंड। कौन सा वाला है? न्यू स्ट्रैंड। इज दैट क्लियर? अब मैं आपसे कॉमन सा क्वेश्चन करता हूं कि डीएनए रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा वाला है? तो आप मुझे बताइए, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 प्राइम पे अटैच करेगा कि 5 प्राइम पे? अगर डायरेक्शन 5 से 3 की तरफ है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कम ऑन। ऑब्वियसली वो कहां पे जुड़ेगा? 3 प्राइम के ऊपर। इज दैट क्लियर? तभी तो डीएनए पॉलीमरेज इस दिशा में क्या बना पाएगा? नया वाला डीएनए बना पाएगा ना, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनिए जरा, इसकी बेटा जो डायरेक्शन है वो क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑफ न्यू स्ट्रैंड। इज दैट क्लियर? अरे बात समझ में आ गई? तो हमें ये बात पता चली कि न्यूक्लियोटाइड किसकी तरह काम करता है? सबस्ट्रेट। और ये जो एडिनोसिन यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स थे ये किसका काम करते हैं? एनर्जी फॉर बाइंडिंग। क्योंकि हमें ए के साथ जब टी को जोड़ना है, ए के साथ जब किसको जोड़ना है? टी को, तो हमें बहुत सारी क्या चाहिए? एनर्जी। तो अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि बताइए न्यूक्लियोटाइड्स का क्या काम है, तो इनके दो रोल है, दे एक्ट एज सबस्ट्रेट एंड दे एक्ट एज या दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर बाइंडिंग और फॉर द बेस पेयरिंग, और फॉर द बेस पेयरिंग। ठीक बात है? इज दैट क्लियर? समझ में आया यहां तक? अब तो जैसा कि आपको क्या बताया मैंने, एक बार फिर से सुनिए जरा। तो क्या बताया कि प्रिंसिपल क्या? देखो प्रिंसिपल क्या बेटा? बेस पेयरिंग। ए के साथ क्या जुड़ेगा? टी डबल बॉन्ड। सी के साथ क्या जुड़ेगा? जी ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे कि हमारा ये एक डीएनए था जिसमें ए के साथ पहले क्या जुड़ा था? टी। क्या जुड़ा था? टी जुड़ा था। जब ये सेपरेट हो जाएगा तो इस टी के साथ क्या जुड़ेगा? ए के साथ टी, एंड इस तरीके से चलता जाएगा। मेन एंजाइम कौन सा बताया? डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा बताया? डीएनए पॉलीमरेज। It is the main enzyme for application. So DNA replication is DNA dependent DNA polymerase process. Is that clear? बात समझ में आ गई बेटा? अब हमारा जो मेन प्रोसेस है उसमें हम बाद में चलते हैं। तो ये बेटा डीएनए रेप्लिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं आपको। क्या बताए हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि डीएनए रेप्लिकेशन करवाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान सबसे पहले डीएनए पूरा का पूरा रेप्लिकेट नहीं करता है, वो सेगमेंट्स में रेप्लिकेट करता है। उन सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है? रेप्लिकॉन्स। क्या कहा जाता है? रेप्लिकॉन्स। एक रेप्लिकॉन में डीएनए जो है वो सेंटर से ओपन होता है, जिसे कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहा जाता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और एक जो डीएनए का रेप्लिकॉन होता है उसमें एक ओआरआई होगा और दो क्या होंगे? टर्मिनस। और साथ ही साथ वहां पे दो क्या बनेंगे? रेप्लिकेशन फॉर्क बनेंगे। हमें डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड्स जो सबस्ट्रेट और एनर्जी का काम करते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए? एंजाइम। कौन सा वाला? डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद डायरेक्शन कौन सी है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जो नया स्ट्रैंड बनेगा। तो कौन सा स्ट्रैंड बनेगा? नया स्ट्रैंड। इज दैट क्लियर? अब जो डीएनए पॉलीमरेज है इसके कुछ नखरे भी हैं, बहुत ज्यादा ये नखरीला एंजाइम है। तो उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। वो भी ऐसे नहीं मानता है रेप्लिकेशन करने के लिए, उसके भी कुछ क्या हैं? टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आई बात समझ में? अब दिमाग लगाओ,
अगर डीएनए पॉलीमरेज की टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगी, जिसके कारण नया सेल नहीं बनेगा, तो मजबूरी में उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करनी ही पड़ेंगी। समझ में आ गई बात? तो बाकी हम आपको कल बताएंगे, ठीक है जी। चलिए, तो अब आप ये वाला लिख लो यहाँ से।